गांव से खबर आई थी कि खेत में आग लग गई है। सियार और शेर परेशानी से हवेली से निकल चुके थे। इसने बात फैलाने से मना किया था और सिकंदर शाह को घर में किसी को भी ये बात बताने से भी मना कर दिया गया था। सब परसुकून नींद सो रहे थे। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ना जाने कितना नुकसान हो गया। और ये खबर भी इन घेतों की जानब से आई थी जिसका माल गरीबों में तकसीम करते थे, इसीलिए परेशानी भी ज्यादा थी। घर में इस वक्त बहुत कम लोग थे। मुलाजिम भी कम थे, गार्ड्स भी मौजूद नहीं थे। वो दीवार से सीढ़ी लगाकर हवेली के अंदर जम कर गया। इस काम के लिए वो मुलाजमा को पहले ही पैसे दे चुका था, इसलिए वो अंधेरा होते ही अपने काम करके जा चुकी थी। वह तेजी से हवेली में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़ता हुआ इस कमरे की तरफ आया जहां जाने के लिए वो यहाँ पर आया था। वो खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरा था, लेकिन इसके लिए यह जगह अनजान नहीं थी और फिर चांद की चांदनी इसे रास्ता दिखाने में मदद कर रही थी। इसकी शहजादी बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके बेहद करीब आया और इसके दोनों तरफ हाथ रखते हुए इसके पास बैठ गया। बहुत मिस किया तुम्हें शहजादी, मेरी बेचैनियां भराती जा रही हो तुम। वो बेहद नरमी से इसका माथा चूमता गैर महसूस अंदाज में पीछे हटा। वो जानता था कि इसकी नींद बेहद कच्ची है। इसकी छोटी सी गलती स्नेहा की नींद तोड़ सकती थी। वह ज्यादा देर के लिए यहाँ पर नहीं आया था। बस वो चांद की चांदनी में इसका हसीन चेहरा देखते हुए अपने दिल की बेकरारी को मिटा रहा था। वो जानता था शेरों से यार चील की निगाह रखते हैं और इसके सामने किसी किस्म की कोई गलती नहीं कर सकता था। इसलिए यहाँ तक आने तक अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि खेत में आग लगने की झूठी खबर भी इसने फैलाई थी। क्या करता मजबूर था। जब से इसके कॉलेज में छुट्टियां शुरू हुई थी, इसे देखने के लिए इसकी आंखें तरस गई थी और आज ही अपनी तरफ मिटाने के लिए वो यहाँ पर आ गया था। इसे देखकर इसे सुकून मिला था। इसकी बेचैन दिल को राहत मिली थी। इसकी बंद पलकों को देखते हुए वो इसके होठों पर आ रुका। इसके हसीन लब जो इसे बेचैन कर रहे थे, वो इन पर झुका और बेहद नरमी से इनके होठों को अपने होठों से छूने लगा। ये इसका हक था और अपना हक लेने के लिए इसे स्नेहा की इजाजत की जरूरत नहीं थी। इसकी तशनगी बढ़ने लगी थी। स्नेहा के नाजुक वजूद पर वो किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं करना चाहता था और फिलहाल तो वो इसके दस्तर में भी नहीं थी। इसे अभी इंतजार करना था, जो यकीनन इसके करीब रहकर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, इसीलिए इसका जाना जरूरी था। इसके चेहरे को देखते हुए इसके करीब से उठने लगा। जब नजर एक बार फिर से इसके लबों पर आ रुकी, वो जानता था कि अगर इस बार झुका तो अपने जज्बात पर लगाम नहीं डाल पाएगा, लेकिन यहाँ आकर वो हमेशा बेबस हो जाता था। इसके नाजुक पंखुड़ियों जैसे लब्बों को अपने लबों से छूते हुए न जाने कब इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ। वो एक झटके से उठ बैठी थी। कुछ तो था इसके कमरे में। इस बेचैनी की कोई ना कोई वजह तो जरूर थी। वो पूरे कमरे में नजर दौड़ाने लगी, लेकिन इस कमरे में सिवाय इसकी बेचैन सांसों की आवाज के और कुछ भी न था। खौफ से चेहरा सर्द पड़ने लगा। वह फौरन से अपना तकिया उठाती लाली के कमरे में भाग गई थी। पर्दे के पीछे उसकी सारी हरकतें देखकर दिलकशी से मुस्कुराया था। शुक्र है वक्त रहते इसने अपने जज्बात पर लगाम डाल ली थी। अब इस कमरे में रुकने का कोई फायदा नहीं था। वो जिस रास्ते आया इसी रास्ते वापस जाने लगा। थोड़ी देर में जियार और शेर वापस आ चुके थे। खेत में आग लगने की खबर झूठी निकली। ये इनके लिए बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन इन्हें झूठी खबर बिला कोई क्यों देगा। ये सोचकर दोनों ही परेशान थे। इसने कमरे में कदम रखा तो बरेरा जाग रही थी। आप आ गई, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? इसके आते ही वो पूछने लगी, जबकि इसके सवाल पर वो सिरे से नजरअंदाज करता वाशरूम में बंद हो गया था। थोड़ी देर में टॉवल के साथ अपने बाल सुखाता बाहर आया और बिना इसकी तरफ देखे अपनी साइड पर आकर लेट गया, जैसे इसके अलावा कमरे में और कोई मौजूद ही ना हो। इस हद तक नजरअंदाज हो जाने के बावजूद भी बरेरा पीछे ना हटी थी। आप खाना नहीं खाएंगे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप आएंगे और भूख नहीं है मुझे। दिमाग खराब मत करो मेरा, सो जाओ। वो सर्द लहजे में बोला, जबकि हाथों के बोरों से अपने सर की कंपटियां दबा रहा था। आंखें बंद थी। बरेरा ने आहिस्ता से अपना हाथ इसके माथे पर रखकर इसका सर दबाना चाहा और अगले ही लम्हे जियाद ने दोनों आंखें खोलकर सुरख निगाहों से इसे देखा। इस वक्त इसकी निगाहों में इतनी नफरत थी कि बरेरा का हाथ काम सा गया। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें जलील होने का शौक है या तुम अनजाने में ये सब कुछ करती हो? वो इसके मुंह से नहीं लगना चाहता था, लेकिन पिछले 2 दिन से वो नोट कर रहा था। बरेरा कुछ ज्यादा ही इसके आगे पीछे घूम रही थी। इसके हाथों जलील होने के बावजूद भी वो साई की तरह इसके आगे पीछे घूमती रहती। आपके सर में दर्द है, चाय बना लाऊं? वो इसे ये नहीं कह सकती थी। ये सब कुछ तो वो इसकी मोहब्बत में करती है, वो चाहे इसे कितना भी जलील क्यों ना कर दे। बरेरा इसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती थी। तुम्हें पता है तुम इस दुनिया में वो वाहिद इंसान हो जिसकी शक्ल देखते हुए मुझे अपनी आंखों से नफरत होने लगती है, जिसका वजूद दिन रात मुझे कांटों की तरह चुभता है। तुम वो वाहिद इंसान हो जिसकी शक्ल मैं जिंदगी के आखिरी वक्त में भी नहीं देखना चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ हो। और एक वादा जो मैंने तुम्हें अपने मरते हुए चाचा से किया था, वरना मैं ऐसी गलती से भी नहीं करता। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सारे प्यार मोहब्बत के ड्रामे करके तुम मुझे दूसरी शादी से रोक सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अपने इस छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा लो कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर इस घर में, इस कमरे में, इस बिस्तर पर तुम्हारी जगह कोई और होगी। तुम अपनी ये चालबाजियां, ये दोगला चेहरा मेरे घर वालों के लिए रखो। मैं तुम्हारा असल चेहरा देख चुका हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ बरेरा बेगम। मेरे सामने ये कुछ नहीं चलेगा। इसकी आंखों में आंखें डाले वो गुस्से से कहता उठकर बैठ गया था। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ यार, वो तड़प कर बोली थी। तुम मुझसे नहीं, खुद से मोहब्बत करती हो बरेरा। इस बात को कबूल करो। तुम्हें अपने आप से ज्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ और, बाहर कुछ और है। बस खत्म करो ये ड्रामा। तलाक लो और जान छोड़ो मेरी।
नहीं हो तो मुझे बर्दाश्त, मुझे मेरी जिंदगी में हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे आगे, मेरी जान छोड़ दो। वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए इंतहाई नफरत से बोला था। इसके सामने आंसू बहाती वो मासूम सी लड़की तरफ तरफ कर रो रही थी, लेकिन इसके आंसू से ना तो ज़िया को पहले कभी कोई फर्क पड़ा था, ना ही आगे पड़ना था। अपना कमल एक तरफ फेंकता वो उठकर बाहर निकल गया, जबकि अपने पीछे इसका रोता सिसकता वजूद इसके दिल दिमाग में कहीं भी अपनी जगह नहीं बना सका था। आ गई तुम? मैं तुम्हारे कमरे में आया था, तुम वहां पर नहीं थे। आलम अपनी ही सोचों में गुम छत पर आया तो तराब को ख्यालों में गुम देखकर इसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा। मुझे छोड़ो, ये बताओ जिसकी पेंटिंग बना रहे हो वो कौन है? वो इसका सवाल नजरअंदाज करता पूछने लगा। तो तुम यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहे थे। आलम ने इसका सवाल नजरअंदाज करके सिगरेट की डब्बी की जानब देखा। इसने इसे बहुत बार मना किया था कि घर के अंदर ये सब कुछ ना किया करे, लेकिन रात के अंधेरे में वो कभी कभी छत पर आकर अपना ये शौक पूरा कर लेता था, जबकि हवेली के वास का ये शौक नहीं बल्कि आदत थी। रहा नहीं गया इसलिए पीने लगा, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जल्दी से बताओ वो लड़की कौन है, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो इसे धमका रहा था। आलम मुस्कुरा दिया। आयशा पर यकीन करके गलती की मैंने। वो सवाल करने लगा। अब गलती कर ही दी है तो पर्दा खोल दो, क्योंकि मैं टलने वाला नहीं। जो प्रिंसेस ड्रेस में इसे लेकर देने वाले थे वैसे ही एक ड्रेस लेकर दे चुका हूँ, जिसके नतीजे में इसने अपना मुंह खोल दिया। अब फरमाए, वरना मुझे राज खिलवाने के लिए और बहुत सारे तरीके आते हैं। वो दो सिगरेट लगाता इसकी जानब बढ़ाते हुए बोला। तो आलम ने पुरकशिश मुस्कुराहट के साथ सिगरेट थाम कर लबू से लगाया था। हाँ, है एक लड़की यार, कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई। रोहान की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बस पसंद आ गई मुझे। वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला। तो तराब मुस्कुराया। तुम्हें ये बात सारे घर वालों को बतानी चाहिए, बल्कि पूरे गांव में ऐलान करवा देना चाहिए। और तुम किसी को अपने दिल में बिठा कर बैठे हो। तुम्हें पता है ये गांव कितने सालों से तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहा है। फाइनली आलम सुल्तान शाह को कोई लड़की पसंद आ ही गई। चलो अब जल्दी से बारात लेकर जाओ, ताकि मेरी भी बारी आए। तुम्हारे चक्कर में अपनी बीवी से दूर हो। वैसे घूरते हुए सारा इल्जाम इसके सर पर लगाने लगा। आलम बेख्तियार लगा उठा था। तुम इससे दूर कहाँ हो? कितने दिन हुए इसे कॉलेज से छुट्टियां? सिर्फ 3 दिन, और आज रात तुम हवेली में पहुंच गए। आलम ने इसके राह से पर्दा उठाया तो वो इसे देखकर रह गया। अगर जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? वो इसे घूरते हुए पूछने लगा। तुम्हारे लबू से तुम्हारा कारनामा सुनना चाहता हूँ। चलो भाई, मैं कौन सा किसी से डरता हूँ जो कुछ छुपाऊंगा। हाँ, गया था मैं अपनी बीवी को देखने के लिए, मिल के आया हूँ, काफी करीब से मुलाकात की है। पता नहीं कौन सी लड़कियां होती हैं जिनकी नींद खुलती ही नहीं। यहाँ तो जरा सी सांसों की आवाज पर वो डरकर उठकर बैठ जाती है, जैसे कोई जिन हो और खा जाऊंगा इसे। इसने तुम्हें देखा तो नहीं? इसकी खुमार से भरपूर आवाज पर आलम ने परेशानी से पूछा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं पहली बार गया था। देखने के चांसेस भी नहीं है भाई। मैं इस काम में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। वो बेफिक्री से बोला था। आगे क्या सोचते हो? मैंने सुना है स्नेहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है। आलम ने बात बदली। क्यों बेकार कामों में डाल रहे हो? वो लोग इसे जानते, उसे इससे क्या जानते नहीं इस यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है। मेरी बीवी हरगिज नहीं जाएगी। ये यूनी मासूम लड़कियों की मासूमियत तबाह कर देती है। इस यूनिवर्सिटी में एक सेकंड के लिए भी स्नेहा को वहां ना छोड़ो। कितना सर खपाएगी इस पढ़ाई में। मेरा नहीं ख्याल, अब तुम्हें तैयबू से बात कर लेनी चाहिए। इस बात पर वो परेशानी से बोला, जबकि आलम इसकी पोसेसिव नेचर पर मुस्कुरा दिया था। थोड़ा सब्र कर जा मेरे भाई, वो तेरी ही है और तेरे पास ही आएगी। बस सही वक्त आने दे। एक बार रोहान हवेली वालों को छोड़कर हमारे पास आ जाए तो हम स्नेहा को भी वहां नहीं रहने देंगे। वो हमारे खानदान के बच्चे ही नहीं, यहीं पर आना है। लेकिन फिलहाल हमें सब्र से काम लेना होगा। रोहान को इन लोगों से अलग करना इतना आसान नहीं है। आलम से समझा रहा था। तुम्हारी मुलाकात हुई इस लड़की से जिससे रोहान मोहब्बत करता है। रोहान को अपनी तरफ लाने का वो लड़की भी सहारा बन सकती है। अगर वो एक अच्छी लड़की है, सच में रोहान से मोहब्बत करती है, तो हमें वो इनका साथ देना होगा, क्योंकि बड़ी हवेली वालों ने वो इनकी मंगनी बचपन से कहीं पर तय करके रखी है, और वो इतनी आसानी से रिश्ता टूटने नहीं देंगे। रोहान जब इन लोगों से इस लड़की के लिए जिद करेगा, तब हमारा काम और भी आसान हो सकता है। इस तरह रोहान हमारे करीब हो जाएगा। तो रात ने कुछ सोचते हुए आलम से कहा। आलम ने हाँ में सर हिलाया। अब बस वो लड़की अच्छी हो या ना हो, रोहान गलत जगह पर दिल लगा बैठा हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रोहान की सारी जिंदगी का फैसला होगा। हम रोहान की जिंदगी किसी किस्म की मुश्किल में नहीं डाल सकते। और अगर वो इन लोगों से अलग होकर यहाँ आ भी गया तो स्नेहा को यहाँ लाना मुश्किल हो जाएगा। आलम ने कुछ परेशानी से कहा। स्नेहा को रोकने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। वो तो राब हैदर शाह की अमानत है। इसे मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि इसे दुनिया में भेजा ही मेरे लिए गया है। तुम इसकी टेंशन लेना छोड़ दो। तुम सिर्फ रोहान पर गौर करो। स्नेहा को मैं संभालूंगा। वो इसे बेफिक्र करते हुए उठकर खड़ा हो गया था। ये क्या नींद आ गई क्या? इसे उठते देखा आलम ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी भाभी ख्वाबों में बुला रही है, मैं जरा मुलाकात कर लूं। सुबह मिलूंगा तुमसे। वो शरारत से आंख दबाता आलम को कहकर लगाने पर मजबूर कर गया था। स्नेहा बाजू परे करो, मेरा दम घुट रहा है। इसका हाथ होठ से हटाते हुए बोली, लेकिन स्नेहा नींद में दोबारा इसके गिद्ध हिसार बना लेती थी। उफ लड़की, मुझे जान से मारने का इरादा है क्या? वो इसके घेरे में उछलती हुई बोली। एक तो अच्छी बली इसकी नींद खराब हो गई थी। बस इसी वजह से वो स्नेहा के साथ नहीं सोती थी। स्नेहा प्लीज यार सोने दे मुझे। वो इसे पीछे कर दी, सोने की कोशिश करने लगी। अच्छी हंसी नींद का बेड़ा गर्क हो चुका था। स्नेहा का बाजू एक बार फिर से इसके ऊपर आ चुका था। इस बार तो इसकी टांग भी इसके ऊपर थी। या अल्लाह, मैं नहीं सो सकती इसके साथ। वो इसकी टांग और बाजू पीछे करते हुए उठ बैठी थी। चाची घर पे नहीं थे। चाचा घर पे नहीं है, चाची के पास जाकर सो जाती हूँ। वो इस पर 2 हुरूफ लानत भेजती
तकिया अपने सीने से लगाए नीचे की जानिब जाने लगी, जहाँ चाची का कमरा था। वो अपनी ही धुन में आधी आंखें बंद किए चल रही थी, जब अचानक किसी चट्टानुमा मजबूत से टकराई। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, किसी ने इसके गिर्द अपना हिसार तंग कर लिया था। रात के साढ़े 12 बजे बदरूहों की तरह घूमने की कोई खास वजह, वो इसके बिना दुपट्टे के होशरुबा वजूद से नजर चुराते हुए पीछे हटा। अभी नहीं मुच्छर, मेरा मतलब है शेरदा, मुझे नींद आ रही है। वो नींद में बड़बड़ाई थी। इसके साथ ऐसा ही होता था कि नींद के हिसाब में वो किसी और से ज्यादा देर बात करे तो उसकी नींद खराब हो जाती थी और फिर सारी रात नींद नहीं आती थी। वो इसका अपना ही लॉजिक था। इसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना था। तुम नीचे कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शेर इसका मसला हल करते हुए बोला। नहीं सो सकती ना, मेरे रूम में स्नेहा है। वो कभी बांसुर रख लेती है, कभी टांगे रख लेती है, मुझसे सोया ही नहीं जाता, घुटन होती है। वो अपना मसला बयान करती काफी मासूम लग रही थी। फिर तो शादी के बाद अच्छी खासी मुश्किल हो जाएगी। वो बड़बड़ाया। किसकी शादी के बाद? वो उसे घूरकर देखते हुए पूछने लगी। नींद की वजह से पूरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। वो बात खत्म करते हुए बोला। सिर्फ बातें ही करते रहे, शादी तो आपने करनी नहीं है। पता नहीं कब इस घर में शादी हो गया, मैं ढेर सारे नए कपड़े लूंगी। बंदा अपने नहीं दूसरों का ही फायदा करवा देता है। शादी का सोच रहे हैं, सोचते ही रहिए। वो इसे घूरकर आगे बढ़ने लगी, जब शेर इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। शादी में करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं देता कि मेरी शादी से तुम्हें फायदा होगा या नुकसान। खैर वो बात की बातें हैं, बाद में देखी जाएंगी। आज के बाद रात के इस वक्त या दिन में भी तुम बिना दुपट्टे की इस तरह बदरूहों की तरह घूमती हुई नजर ना आओ। ये बाल किस खुशी में खोले हुए हैं। इसका नींद से बुरा हाल था। फिलहाल तो इसकी सारी बातें इसके सर से ऊपर से गुजर रही थी। एक रात का वक्त, फिर इसकी नींद ऊपर से। वो इसे फजूल में इस जगह पर खड़े किए बातें सुना रहा था। आइंदा नजर नहीं आऊंगी, अब मैं जाऊं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और बेहद मासूमियत से बोली तो शेर के लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। जाओ सो जाओ, वैसे भी जल्द ही मैं तुम्हारी नींदें हराम करने वाला हूँ। वो मसरूर अंदाज में कहता बिना इसे देखे इसकी करीब से गुजर गया था। लाली भी इसकी अजीबोगरीब बातों पर गौर करने के बजाय अपनी नींद का सोचने लगी, जो इसे बेहद प्यारी थी। बरेड़ा की आंखुड़ी तो ज़ियार इसके करीब सो रहा था। ना जाने कब वो रात को वापस आया था। इसके रोते रोते आंखें लग गई थी। रात ज़ियार की बातों ने इसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था, लेकिन ना तो ज़ियार को पहले इसकी परवाह थी और ना ही आगे कभी होनी थी। ज़ियार के खूबसूरत चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अंदर से इतना सख्त है। अब तो सारे खानदान में बात होने लगी थी कि हादी 6 साल का हो चुका है, इनके घर में दूसरे बच्चे की आमद क्यों नहीं हुई। लोग तो अंदर ही अंदर बरेरा में कमियां निकालने लगे थे। अब वो किस को ये बताती कि इसका शो तो उसे देखना तक पसंद नहीं करता। ये तो इसके निकाह में थी, वरना शायद वो खुद को देखने पर भी बंदरी लगाने से पीछे न रहता। वो उठकर इसके कपड़े निकालने लगी कि ध्यान इसके दुपट्टे पर गया। कल पास से शाम को ही घर वापस चली गई थी, जबकि बरेरा से जाते हुए इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। दुपट्टा ज़ियार के पास वापस आ चुका था। मतलब ना जाने इसने वाज़े को क्या कहा होगा। इस मासूम सी लगी पर से तरस आने लगा था। इसकी वजह से यकीनन वो भी ज़ियार के गुस्से का शिकार हुई होगी। इसने जल्दी से अपने कपड़ों में से एक दुपट्टा निकाला। ये सूट इसका फेवरेट था, जो कि कीमती होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी था। इसका दुपट्टा पासिब के इस ड्रेस के साथ कुछ हद तक मैच करता था। इसने निकाल कर रख दिया था कि वो पासिब को दे सके। ना जाने इस दुपट्टे में क्या था कि ज़ियार इसके लिए इतना पागल हो रहा था। बिल्कुल सादा सा क्रिंकल का दुपट्टा, जिसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। ज़ियार के लिए बड़ा अहम कैसे हो सकता था, इसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस दुपट्टे को दोबारा छूने की गलती वो हरगिज नहीं करना चाहती थी। इसके कपड़े और दुपट्टा निकाल के वो कमरे से बाहर निकल गई थी। इसका मामूल शुरू हो चुका था। सबको जगाने के बाद वो सुबह का नाश्ता लगाकर वापस कमरे में आई तो ज़ियार भी डेरे पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसके हाथ में वही दुपट्टा बंधा हुआ था, जिसे देखकर न जाने क्यों बरेरा के अंदर कुछ चलने लगा। जितनी तवज्जो का मरकज इस वक्त ये दुपट्टा बना होता है, इसे 1% भी तवज्जो का मरकज कभी बरेरा कभी शख्स के लिए नहीं बनी थी। ये दुपट्टा ये दुपट्टा तुमने जिसे दिया था वो हमारे घर में क्यों है? वो बेडशीट दुरुस्त करने लगी जब इसकी आवाज आई। वो मैंने हादी के लिए मुलाजमा रखी है। तुमने हादी के लिए मुलाजमा रखी है, क्यों? वजह जान सकता हूँ मैं? और किसी इजाजत से तुमने हादी को किसी मुलाजमा के हवाले किया हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम हादी का ख्याल नहीं रख सकती? वो बराह रास्त इसके सामने आता इसकी आंखों में देखते हुए बोला। सुरख आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ज़ियार। आजकल लाली और स्नेहा के पेपर भी शुरू होने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि हादी तनहा महसूस करे, या फिर तुम इस घर में किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं लाई गई हो। बरेरा बेगम, तुम यहाँ इस घर में हादी की वजह से रहती हो। तुम मेरे निकाह में भी हादी की वजह से हो। तुम्हें हादी के लिए कोई मुलाजमा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें हादी की मुलाजमा ही रखा हुआ है, क्योंकि बीवी बनने की तुम लायक नहीं हो। और बाकी जिन जिम्मेदारियों का डंडा पीट रही हो वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी होने वाली बीवी की है। इस घर में तुम्हारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि हादी का ख्याल रखो। वो इसे सख्त सुनाते हुए बोला था। ठीक है, मैं इसे निकाल दूंगी। वो बिना बहस के बात खत्म करना चाहती थी, जबकि इसका आदमी इसे पासेब के बारे में सारी मालूमात हासिल कर चुका था। वो जल्द ही इसके घर रिश्ता लेकर जाने वाला था। वो नहीं चाहता था कि पासेब सब घर वालों से घर की मुलाजमा के तौर पर मुतारफ करवाए। ये तो वो कल मुलाजमा ही बता चुका था कि पासेब यहाँ क्यों आती है, लेकिन बरेरा को भी इसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी समझा गया था। तो वो दुपट्टा उठाकर बाहर जाने लगी जब ज़िया ने इसे रोक लिया। अगर तुम ये दुपट्टा इसको देने वाली हो तो ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी नहीं। इसकी आवाज़ पर पलट कर देखने लगी। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इतना बता देता हूँ कि मेरे होने वाली बीवी को अपनी उतरन देने की गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। वो इसके पास आता इसका दुपट्टा इसके हाथ से लेकर सोफे पर फेंक चुका था। मतलब पास से वो लड़की है जिससे आप शादी करने वाले हैं। वो बेयकीनी की कैफियत में थी। हाँ, वो एक लफ्ज़ी जवाब देता परफ्यूम स्प्रे करने लगा। इससे लगा जैसे कमरे की शादी इसके सर पर आ गई हो। मतलब जिसको अपनी बहनों की तरह प्यार दे रही थी वही इसकी
सौतन बनने जा रही थी। अगर ऐसा था तो वो इसके घर में मुलाजमा की हैसियत से काम क्यों कर रही थी? क्या वो जानती थी इस बारे में? क्या वो भी आपसे इसको भी पता चल जाएगा? वो बेफिक्र अंदाज में बोला था, मतलब कि वो आपसे प्यार नहीं करती और ना ही आपके बारे में कुछ जानती है। जान भी जाएगी और प्यार भी करेगी, तुम्हें इन सब में बनने की जरूरत नहीं। तुम बस वो काम करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। हादी का ख्याल रखो। और अच्छा है पाजीब और हादी पहले ही एक दूसरे को जान गए हैं, आगे काफी सारी आसानी रहेगी। मेरे ख्याल में अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी का फैसला कर लेना चाहिए। यकीनन अब तुम्हारी उम्मीदों की दौड़ टूट चुकी होगी। अपने कंधे पर चादर रखता वो बाहर निकलने वाला था। उम्मीद पर दुनिया का ही वैसा साहब, आप खुशी से शादी करें, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, एक डर था कि मेरी हादी को सुतेली मां ना जाने कैसे मिलेगी, लेकिन अब ये डर भी खत्म हो गया। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन मेरे सुनने में है कि पासिब की मंगनी हो चुकी है। मंगनी हुई है, निकाह तो नहीं हुआ, और अगर निकाह होता तो भी मैं तलवार ना जानता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मुझसे तलाक लो, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अगर नहीं कर सकती तुम अगर नहीं कर सकती तो भी मेरी बीवी की धूमधाम अगर नहीं कर सकती तुम भी मेरी बीवी की धूमधाम से घर में आमद का इंतजार करो। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए कमरे से निकल गया था। बरेरा थे उसके आंसू। क्या मतलब, तुम मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकते? दानी बदमजा हुई थी। यार, मेरी इतनी पॉकेट में नहीं है कि तुम्हारी पसंद का एक ड्रेस भी तुम्हें दिलवा सकूं। तुम नहीं जानती पिछली बार भी तुम्हारी शॉपिंग को किस तरह से हैंडल किया था मैंने। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी वो 2 ड्रेसेस भी तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे शॉपिंग तक नहीं करवा सकते और बात मेरे लिए जान देने की करते हो। लाइक सीरियसली, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली थी। डैडी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, तुम छोटी छोटी बातों पर सीधी मोहब्बत में क्यों आती हो? फिलहाल नहीं है मेरे पास इतने पैसे। तुम इतने हमारे खानदान के चश्मो चुराक होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कंगाल कहीं के जेब में कुछ है नहीं और तुम मेरी ख्वाहिश को पूरी करने का दावा करती हो। बदमजा हो चुकी थी, उठकर जाने लगी तो रोहान ने इसका हाथ थाम लिया। मत जाओ यार, नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा ना करता हूँ तुम्हारी शॉपिंग का कोई हाल। वो मुस्कुराकर कहने लगा। दानी खुशी से चहकती हुई वापस बैठी। मैं जानती थी तो मुझे नाराज नहीं करोगे। इसके कहने पर रोहान मुस्कुराया। वो इसे नाराज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इसे बेहद चाहता था। इस वक्त वो इसकी नाराजगी का मतलब था कि अगले 10-15 दिन में इसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएगी। और अब इसका दिल का हाल ऐसा था कि इसे 5 मिनट भी बात किए बगैर वो रह नहीं सकता था। इसे दानी से शॉपिंग का वादा तो कर दिया था, लेकिन अब क्या करेगा इसे कुछ समझ नहीं आता। बहुत देर सोचने के बाद इसने आलम को ही फोन करने का फैसला किया था। तो वो क्या चाहते कि तुम इसे शॉपिंग करवाओ। अपने ऑफिस रूम में बैठा सीट की पुश रिलैक्स अंदाज में बात कर रहा था। वो दानी से मिलना चाहता था, इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वो रेहान को किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं दे सकता था जो सिर्फ और सिर्फ इसकी दौलत और रुतबा देकर इसकी तरफ कदम उठाए। वो इसके लिए एक ऐसी लड़की चाहता था जो सच में इससे मोहब्बत करती हो। नहीं अदा, इससे नहीं, बल्कि मैं खुद इसे शॉपिंग करवाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी बर्थडे है। रोहान ने झूठ बोला। मतलब कि तुम इसे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो? ठीक है, मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, तुम्हारा काम अभी हो जाएगा। इसने मुस्कुरा कहा तो रोहान खुशी से एक लंबी सांस ली। थैंक यू सो मच अदा, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। बड़ी हवेली में किसी को मेरी फीलिंग्स की कोई लेना देना ही नहीं है। आपको पता है अगर मैं इस बारे में बाबा या सियारदा से बात करता तो उल्टा मुझे सुनने को मिलता। इसके लहजे में नाराजगी बोल रही थी, लेकिन आलम इस नाराजगी को नफरत का रूप देना चाहता था। मेरी जान, तुम इस खानदान के वारिस हो। मैं तुम्हें कुछ भी दे कर तुम पर कोई एहसान नहीं करता। ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा हक है। मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। और एक बात और जो तुम्हें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि इस खानदान में, इस हवेली पर तुम्हारा कोई हक दावा नहीं है। इनकी दौलत, इनकी जायदाद में तुम कहीं भी हिस्सेदार नहीं हो। वो तुम पर भला अपना पैसा क्यों खर्च करेंगे? तुम्हारा असल घर ये है। तुमसे मोहब्बत करने वाले तुम्हारे अपने शाह हवेली के लोग हैं, बड़ी हवेली के नहीं। और अब तुम हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओगे तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम कर दी जाएगी, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम्हें पता है इस खानदान के 3 वारिस हैं। मैं आलम सुल्तान शाह का बेटा, तो रब हैदर शाह का बेटा, और रोहान वासफ शाह का बेटा, ना कि सफदर शाह का बेटा। वो इसके अंदाज में बोला कि रोहान के अंदर कुछ टूटा था। अदा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अपने दिल की बेचैनी को संभालता फोन बंद कर चुका था। दूसरी तरफ आलम ने इस जल्दबाजी पर कोई रिएक्शन न दिया था। यकीनन वो हर्ट हुआ था, लेकिन हकीकत इसे छुपी हुई नहीं थी। वो वासफ का बेटा था, सफदर शाह का नहीं, और इसे ये बात कबूल करनी थी। वो कितनी ही देर मोबाइल को हाथों में लिए घूरता रहा। आलम की आवाज इसके कानों में गूंज रही थी। वो जानता था कि वो सफदर शाह का बेटा नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत इसे सफदर शाह ने दी थी वो इसे इनकारी भी नहीं था। वो जानता था कि वो इसे बेपनाह चाहते हैं, बस वो असूल पसंद है और अपने बच्चों को बिगाड़ना इनके असूलों के खिलाफ था। इस आदमी की कुर्बानियां से छुपी हुई तो ना थी। इन दोनों को पालने के लिए इस आदमी ने अपनी औलाद को दुनिया में ना आने दिया था। वो इनके लिए अपनी औलाद से मुंह मोड़ किया था। वो 11 साल का था जब दादी जान ने कहा था कि इन्हें सफदर की अपनी औलाद चाहिए, जिस पर सफदर ने कहा था कि स्नेहा और रोहान ही इनके बच्चे हैं। वो जानता था 17 साल पहले वासफ शाह ने इसकी मां को तलाक दी थी ताकि सहारा बनने वाला सफदर शाह ही था। इस वक्त वो नादान था, इस बात की हकीकत नहीं जानता था, लेकिन अब बहुत कुछ इसके सामने आ रहा था। इधर पूरी होते ही सफदर शाह ने इसकी मां से निकाह किया था और 2 माह के अंदर ही बच्चों की कस्टडी हासिल कर चुका था। 2 महीने के अंदर अंदर वो इन दोनों को इनकी मां के पास ले गया था और अब वासफ शाह हाली हाथ रह गया था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सोचें बदलने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इसके बाप ने इसकी मां को तलाक दे दी थी और फिर इधर खत्म होती ही इसकी मां ने दूसरा निकाह कर लिया? आखिर क्या वजह थी कि सफदर शाह ने इसके लिए अपनी औलाद तक की डिमांड न की, बल्कि स्नेहा और रोहान को ही अपनी औलाद मानकर सके बाप से बढ़कर इनका ख्याल रखा? इनका असल बाप इनके लिए तरसता रहा, इनकी लमस के लिए तड़पता रहा, लेकिन सफदर शाह ने इसे कभी रोहान और स्नेहा से मिलने न दिया था। वो तो बचपन से ही सारी हकीकत जानता था, लेकिन स्नेहा इन सब बातों से अनजान थी। वो जानती भी नहीं थी कि वो सफदर शाह की असली बेटी नहीं है, बल्कि वो वासफ की बेटी है। अभी तक तो वो खुद भी
अभी तक तो वो खुद भी इनसे नहीं मिला था। इसे बस इतना ही पता था कि वास्तव शाह यहाँ नहीं बल्कि लंदन में रहते हैं। लेकिन आलम ने इसे बताया था कि इनकी दूसरी बीवी सफिया बेगम और बेटी आयशा हवेली में ही रहती हैं और वो शाह हवेली के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन अभी तक हवेली गया नहीं था। सिर्फ एक बार इसकी मुलाकात हैदर ताया से हुई थी और वो इसे बहुत मोहब्बत से मिले थे। एक बार इनके फोन पर समीना ताई से बात हुई थी और वो भी बहुत नेक और अच्छी खातून थी। टेलीफोनिक मुलाकात मोहब्बत से भरपूर थी। इनसे बात करके इसे बिल्कुल अपनी माँ जैसी फीलिंग आई थी। बाकी वो बहुत जल्द आलम से हवेली चलकर सबसे मिलने का वादा कर चुका था, लेकिन वो जानता था इसका बाप सरदर शाह और ज़ियाद इसे ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। इसलिए वो खुद भी फैसला रखने की कोशिश करता था। लेकिन आलम से मुलाकात इसके लिए हमेशा से फायदेमंद साबित होती थी। वो जब यूनिवर्सिटी से आया था तब से आलम से ही मिल रहा था। आलम से पहली मुलाकात भी इसकी बुरी नहीं लगी थी। आलम इसे कहता था कि जो कुछ भी वो इसे देता है इसी का है, लेकिन फिर भी आलम से पैसा मांगते हुए इसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। आलम ने कहा था कि वो अपने लिए इससे कोई भी फरमाइश कर सकता है, पर दानी के लिए कुछ मांगकर वो इससे शर्मिंदा हो जाता था। लेकिन वो क्या करता, दानी की मोहब्बत, इसकी ख्वाहिशात पूरी करना वो अपना फर्ज समझता था। हाँ, वो दानी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि इसके लिए अपनी जान देने भी इससे कोई एतराज ना था। दानी बस एक बार आवाज तो करे, वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरेगा। दानी के लिए इसकी मोहब्बत में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही थी। इसमें बड़ी वजह रहील था, जो दानी में इंटरेस्ट ले रहा था और वो दानी के सामने कभी भी खुद को नीचे नहीं होने दे सकता था। इसे हर हाल में रहील से ऊपर रहना था। वो अपनी ही सोचों में न जाने कहाँ निकल चुका था जब इसका फोन की बेल बजी। बैंक की तरफ से मैसेज आया था। इसके अकाउंट में आलम ने रकम ट्रांसफर कर दी थी। इसने फौरन आलम को थैंक यू का मैसेज भेजा और दानी को कॉल की। वो इसे लेने के लिए आ रहा था। दानी का खुशी से चहकने पर वो मुस्कुराया था। ये लड़की इसकी जिंदगी बनती जा रही थी। वो इसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसकी मोहब्बत इसे आगे कहाँ कहाँ तक लेकर जाएगी। दानी ने मार्केट में महंगी से महंगी चीज पर हाथ रखा और वो मुस्कुराकर ही इसे खरीद कर देता रहा। बहुत कोशिश के बावजूद भी उमर दानी का असली चेहरा इसके सामने नहीं ला सका था। दानी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे समझाकर अब उमर हिम्मत हार चुका था। इसने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। अब वो इसे दानी के बारे में कोई बात नहीं करता था। रोहानपुर यूनिवर्सिटी के सामने वो दानी से मोहब्बत का इजहार कर चुका था। अब तो इनके अलग होने के कोई चांस ही नहीं थे। उमर जानता था कि इसका दिल बहुत बुरे से तरीके से टूटने वाला है, लेकिन रोहान की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, जो इसे कुछ भी देखने नहीं दे रही थी। दानी की लालची फितरत इसकी बेजा फरमाइशों को वो इसका हक करार दे रहा था। इसे दानी की हर बात में अपने लिए मोहब्बत ही दिख रही थी, लेकिन अब बहुत हो चुका था। अब उमर ने एक फैसला किया था। वो समझ चुका था ये सब कुछ करने देने वाला आलम सुल्तान शाह है। उमर अपने दोस्त को इस तरह से लुटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए इसने सब कुछ आलम को बताने का फैसला कर लिया था। वो चाहता था ये आलम को सब कुछ पता चल जाए ताकि वो उसके कदम रोक ले, क्योंकि वो अपने दोस्त को टूटते बिखरते हुए नहीं देख सकता था। यूनिवर्सिटी के इन 4 सालों में वो इसके लिए बहुत ज्यादा अजीज हो गया था। दानी के आने से पहले वो इसका बेस्ट फ्रेंड भी था, लेकिन जब से उमर ने इसे दानी की हकीकत बताने की कोशिश की थी तो दानी ने सबसे पहले इसे उमर से अलग किया था। इसने उमर पर इल्जाम लगाया था कि वो उस पर गलत निगाह रखता है। अपने दोस्त के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उमर को बहुत तकलीफ हुई थी। वो रोहान से अलग हो गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद रोहान ये कहकर माफी मांगी थी, हो सकता है इसे कोई गलतफहमी हो गई हो, इसकी बातों को दिल पर मत लो। तो उमर को मनाना पड़ा था, क्योंकि रोहान भी अपने दोस्त को बहुत ज्यादा चाहता था। दानी के सामने वो उमर से कम ही मिलता था, क्योंकि दानी को उमर के साथ इसकी मुलाकात गवारा न थी, इसलिए वो दानी के सामने उमर से मिलने में भी क्रेज करता था। और उमर दानी को समझ चुका था और वो आज ही आलम से मिलने के लिए जा रहा था। मुझे आलम सुल्तान शाह से मिलना है। वो बाहर काफी देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन बाहर खड़ी लड़की से बार बार बैठने के लिए कह देती, क्योंकि आलम शाह इसे जानता ही नहीं था और हर थोड़ी देर के बाद इस लड़की से पूछता तो वो इसे बैठने का कह देती, जबकि अंदर आलम को फोन करके बताने की गलती वह कर भी नहीं रही थी। देखिए मेमा, आलम भाई को फोन करके बताएं तो सही कि मैं इनके भाई रोहान का दोस्त हूँ और इनसे मिलने के लिए आया हूँ। वो तंग आकर कहने लगा, देखिए मिस्टर, फिलहाल सर अंदर मीटिंग में बिजी हैं। आपको यहाँ आने से पहले इनके टाइम टेबल को मदद से नजर रखना चाहिए था, और अगर आप इनके भाई के दोस्त हैं तो इनके घर पर मिल लीजिएगा। सर ऑफिस टाइम में वो किसी से नहीं मिलते। इसके बार बार पूछने पर वो गुस्से से बोली थी। तभी तो अब हैदर शाह ऑफिस रूम से निकलता इसको बहस करते हुए देख चुका था। क्या बात है वानिया, आप इतने गुस्से में क्यों हो रही हैं? खैरियत तो है ना? इसके पास आकर एक नजर उमर को देखता हुआ बोला। वानिया से पूछने लगा था, सर इन जनाब का कहना है कि ये किसी रोहान के दोस्त है और आलम सर से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। वो अपने बालों को झटका देती उमर की तरफ इशारा करके बताने लगी। इसका अंदाजा था कि रोहान नाम इसने कभी सुना ही ना हो और ना ही वो इसके लिए कोई अहमियत रखता हो। सर मेरा नाम उमर है, मैं रोहान का दोस्त हूं और मैं आलम भाई को रोहान के बारे में बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। अगर इन्हें ये बात वक्त पर पता न चली तो शायद आगे मसला पेश आएंगे। इसके अंदाज पर तुराब ने हाँ में सर हिलाता इसे अपने पीछे आने का इशारा कर चुका था। ऑफिस रूम में वो तनहा बैठा किसी सोचों में गुम था। तुराब को वापस आते देखकर वो मुस्कुराया। वो उमर को भी पहचान चुका था। वो रोहान के बारे में सब कुछ जानता था, इसको कि लोगों के साथ उठना बैठना है, कौन लोग इसके करीब है। पहले तो रोहान जब भी आलम से मिलता था उमर के बारे में ही बातें करता था, लेकिन अब सिर्फ तानी की बातें होती थी। आओ उमर बैठो, कैसे आना हुआ? वहां से पहुंचा वो इसे पहचान कर उठकर हाथ मिलाते हुए बोला। उमर ने सुकून का सांस लिया था। कोई तो है इसे जानता है।
जबकि अक्सर मैगजीन और न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर आलम शाह की तस्वीर देखकर इसका फैन हुआ आमिर से मिलते हुए काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था। इसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि ये आलम सुल्तान शाह रोहान का भाई होगा। वो बहुत खूबसूरत नौजवान था, तस्वीर से कहीं दर्जे ज्यादा हैंडसम शख्स इसके सामने बैठा इसे बातें कर रहा था, लेकिन इसे देखकर वो अपनी बात भूला नहीं था। वो जल्दी से इसे रोहान के बारे में बता देना चाहता था। आलम भाई, रोहान जिस लड़की से मोहब्बत करता है इसके बारे में बताने आए हैं। ये सब कुछ धोखा है, दानी से धोखा दे रही है। उमर की बात पर आलम सीधा होकर बैठ गया था। क्या मतलब है उमर तुम्हारी बात का? मुझे तफसील से बताओ, कुछ भी छुपाना मत। तो राब भी परेशानी से इसे देखने लगा था। वो ऐसा नहीं चाहते वो थे, वो इसे कितनी मोहब्बत कर रहा था वो इनकी बातों से अंदाजा लगा चुका था। दादी ने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वो रहेल की गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने किसी के सामने शो तो नहीं किया था, लेकिन मैं अक्सर क्लब में इन दोनों को एक साथ देखता था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दानी ने रहेल को सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड कहना शुरू कर दिया। रोहन कब इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं ये सब कुछ टाइम पास समझ रहा था, लेकिन वो इन सब चीजों को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है। दानी सिर्फ और सिर्फ इसकी दौलत की वजह से इसके साथ है। वो अक्सर इससे उल्टी सीधी फरमाइशें करती है, यहाँ तक कि दानी के नाम का टैटू भी सिर्फ और सिर्फ दानी की फरमाइश पर बनाया गया था। वो रोहन को बेवकूफ बना रही है, क्योंकि 2 माह पहले मैंने दानी और राहील को एक दूसरे के बेहद करीब देखा था। वो इतने करीब थे जितने दोस्त नहीं हो सकते। मैंने इन दोनों का पीछा किया। राहील ने दानी से कहा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी मांग सकती हो तो मुझे 50,000 लेकर दो, मुझे पैसों की जरूरत है। इससे अगले ही दिन दानी ने झूठ बोला कि इसका बैग चोरी हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। रोहान ने अपने आप से 50,000 मांग कर दानी को दिए थे। इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा हुआ। राहील और दानी मिलकर रोहान को बेवकूफ बना रहे हैं। वो बनता जा रहा है। दानी इससे मोहब्बत नहीं करती, सब झूठा, सब कुछ फरेब है। अगर आपको मुझ पर यकीन ना आए तो दानी के टैटू देख सकते हैं, जो रोहान के नहीं बल्कि राहील के नाम का आर कंधे के बैक साइड पर आपका पर है। वो टैटू 2 साल पुराना है, तब वो रोहान से नहीं मिली थी और वो दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं रोहान से ज्यादा पैसा लेने के लिए। प्लीज रोहान को बचा लीजिए आलम भाई, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो इसे पूरी बात बताता एंड पर आलम को देखकर कहने लगा, जो फिक्रमंदी से इसकी बातें सुन रहा था। तो अब भी काफी परेशान लग रहा था। तुम फिक्र मत करो उमर, तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया है, आगे हम संभाल लेंगे, हम तुम्हारे दोस्त को फंसने नहीं देंगे। तो राब ने इसके कान पर हाथ रखते हुए कहा। तो उमर मुस्कुराया। तुम इसके सच्चे दोस्त हो उमर, जिंदगी में कोई भी मुसीबत आई अपना बड़ा भाई समझकर बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाना। वो इसे मिलते हुए बोला था। इन्हें सब कुछ बता दिया, वो रिलैक्स हो चुका था, जबकि उमर की बातें इन दोनों को बेहद परेशान कर गई थी। अब तो दानी से मिलना ही पड़ेगा। उमर के जाने के बाद इसने तुराब से कहा था, बिल्कुल मिलना पड़ेगा, ये तो बड़ी चीज निकली, मैंने तो कोई मासूम सी लड़की समझ रहा था। तुराब ने परेशानी से कहा। तो आलम कुर्सी से उठकर बैठ गया था। हमें देर नहीं करनी चाहिए, वो बस इतना कहता ऑफिस से निकल गया था, जबकि तुराब आलम की मीटिंग एंड करने के लिए सेक्रेटरी को हिदायत देने लगा था। इसने यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखा ही था कि सामने ही दीवार पर किसी लड़की के साथ वो परी पैकर इसे नजर आ गई। इसका दिल बेख्तियार धड़का था। वो बेख्तियार इसे देखने लगा। वो इसका सुकून थी, इसकी सोच इसका ख्याल से हर परेशानी से आजाद कर देता था। वो यहाँ इसलिए नहीं आया था। आलम ने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल ने इसकी मामले में इसको सुनना ही छोड़ दिया था। वो अपनी ही बातों में मगन हंसती हुई बातें कर रही थी, जब अचानक कुछ खाते हुए इसके गले में अटका। मिर्ची जैसे पूरे तरह इसके रगों में दौड़ गई थी। वो बेचैनी से खांसने लगी। इसकी दोस्त अचानक इसकी हालत पर परेशान होती पाकर पानी लाने जा चुकी थी। इसकी आंखें आंसू से भीग चुकी थी। वो हवा की तरह इसके पास आया और इसकी पीठ पर थपकने लगा। इसकी सांसें उलझने लगी थी, जिसपे जैसे ये तकलीफ इसकी नहीं बल्कि आलम शाह की हो। दिमाग खराब हो गया है क्या? खाते हुए इस तरह से कौन हंसता है? और खाने वाली चीज नहीं खाई जाती तुमसे? होश कहाँ था लड़की? वो इसकी कमर से हिलाता ऐसा ऐसा बात कर रहा था, जब इसकी सहेली तेजी से पानी लाई। ये लो दानी, पानी पियो। वो बेचैनी से पानी से देने लगी, जब इसकी खांसी अभी तक रुकी नहीं थी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इस तरह सांस अटकी हुई है और तुम इसे पानी देकर जान से मारना चाहती हो इसे? वो दहाड़ते हुए बोला, जबकि दानी का हाथ जो पानी की जानब जा रहा था अचानक ही रुक गया। इसकी सहेली ने घबराकर पानी पीछे कर लिया। कुछ नहीं हुआ था, खांसी रुकेगी अभी तो आराम से पानी पी लेना। इसे नॉर्मल होते देखकर आलम ने समझाते हुए कहा, थैंक यू सर, क्या सच में ऐसी कंडीशन में पानी नहीं देना चाहिए? इसकी सहेली हैरानगी से इसे देखकर पूछने लगी, जब सांस अटकती है तो पानी देने से सांस रुक भी सकती है, थोड़ा सा सब्र और समझदारी से काम लेना चाहिए। वो आंखों से साफ करती इसकी बातें सुन रही थी। आप वही हो ना जिसने इस दिन मुझे गाड़ी से टक्कर मारी थी? बसे पहचानते हुए बोली। इसका अंदाज बहुत मीठा था। मासूमियत से सजी आवाज आलम के दिल के तार छेड़ने लगी थी। इसकी बात पर आलम मुस्कुराया। वो इसे भूली नहीं थी। आलम के लिए ये खुशगवार एहसास था। हाँ वही हूँ, इसने मुस्कुराकर कहा। तो लीजिए हिसाब बराबर हो गया। इसने आपकी वजह से मैं मरते मरते बची और आज आपने मुझे मरते मरते बचाया। वो मासूमियत से बोली। तो आलम मुस्कुराया था। आप हमारी केमिस्ट्री के न्यू टीचर तो नहीं है? मैंने आपको कहीं देखा है, शायद न्यूज़पेपर या टीवी में। इसकी सहेली ने पूछा, क्योंकि आज एक नया टीचर आने वाला था जो पहले दो बार यूनिवर्सिटी चेक करके जा चुका था, लेकिन ज्यादा लोग इसे जानते नहीं थे। मेरा नाम आलम शाह है, आलम सुल्तान शाह। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और शाह इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। इस यूनि में मेरा भाई पढ़ता है। आप वो दोनों लड़की को नजरअंदाज करता दानी को देखने लगा। दानेन, मेरा नाम दानेन है। नैन वो सिरे लब बड़बड़ाया। नैन नहीं दानेन, आप मुझे दानी भी कह सकते हैं। वो अपना नाम दोबारा बताने लगी। दानी तो मैं तुम सबके लिए हो, आलम के लिए तो इसकी नैन हो। वो इसके कान के करीब सरगोशी करता दिलकशी से मुस्कुराया। इसके अंदाज पर दानेन की जिस्म में सनसनाहट सी हुई थी। क्या मतलब है आपकी इस बेखुदा बात का? इसके अंदाज पर से गुस्सा आया, जब किसी छोटी सी नाक पर गुस्सा देकर आलम के लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। समझ जाओगी, बहुत जल्दी समझ जाओगी।
मेरी बातों का मतलब। इसके चेहरे की मुस्कुराहट अब भी कायम थी, जबकि वो इसे गुस्से से घुटती अपनी सहेली का हाथ थामती वहां से निकल चुकी थी। वो इसे लोगों को मुंह नहीं लगाती थी। नफरत है मुझे ऐसे घटिया लोगों से, जरा सी मदद क्या कर दी अपनी औकात दिखाने पर आ गया। वो तेजी से चलती अचानक सामने से आते लड़के से टकराई थी। या अल्लाह रहम, वो अपना बाजू से हिलाती से घूटने लगी थी। चलने की तमीज नहीं है आपको, अपनी दोस्त को तकलीफ में देखकर अक्सा बोली थी। रोहन जो तेजी से सीढ़ियां उतरता आलम के आने की खबर सुनकर नीचे जा रहा था, इस लड़की को देखकर रुक गया था। तुम्हें बहुत तमीज है, हर रास्ता बदल लो तो ऐसे ही आ जाते। तुम्हें बहुत तमीज है तो रास्ता बदलो, हम तो ऐसे ही आते जाते हैं। इसने अक्सर का अंदाज नागवार गुस्सा, जबकि वो दूसरी छोटी सी लड़की तो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अक्सर अक्सा को जवाब देना इसने अपना फर्ज समझा था और इसे घुटते हुए बोला था, तो फिर आप ये लानत कबूल करें। वो अपने हाथ से मुका बनाती अचानक खोलकर बोली। इसके अंदाज ने रोहान को गुस्सा दिला दिया था। देखो लिटिल गर्ल, चोट तुम्हें लगी है और बकवास ये कर रही है, समझाओ अपनी दोस्त को, मेरे मुंह न मत लगे वरना चुटकियों में औकात याद करवा दूंगा। दानी रोनी बेबी, तुम क्या जाहिल के मुंह लगते हो, जाओ तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं भी चलती हूँ। रानिया की बर्थडे पार्टी है पर है, मेरा जाना जरूरी है। इसके पीछे खड़ी तानिया महराज, दानेन और अक्सा को घूरते हुए बोली थी। दानेन किसी से बहस नहीं करती थी और ना ही लड़ना झगड़ना पसंद करती थी। वो अक्सा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती से अपने साथ लेकर चलने लगी थी और वो लड़ाकू मिजाज की हरगिज नहीं थी, ना ही वो कभी किसी को जवाब देती थी। आलम की बात भी पहले इसके दिमाग घुमा कर रखा हुआ था। चलो क्लास शुरू होने वाली है। वो अक्सा का गुस्सा कम करती इसका हाथ हमें अपने साथ ले आई थी। अक्सर भी इस पर लानत बेचती दानिन के साथ आके। ऐसे लोगों के मुंह लगने का वैसे भी कोई फायदा नहीं था और दानिन इतनी एहसास तबीयत की मालिक थी कि सरासर सी बातों को दिल पर ले लेती। वो अपनी दोस्त को अच्छे से जानती थी। इसे पता था कि आलम की बात ने इसका रात की नींद हराम कर देनी है। देखिए मैं कितना डिसेंट और रौबदार पर्सनालिटी का मालिक था, सुनने इसकी लानत है ऐसे लोगों पर। वह मुसलसल आलम के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रही थी, जबकि अक्सा परेशान हो चुकी थी कि अब ये बात दानी के जहन से जल्दी नहीं जानी थी। वो आते ही आलम से मिला था। आलम ने खुशी से इसे अपने गले से लगाया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाली हैं? अगर बताते थे तो यहाँ यूनिवर्सिटी की जगह कहीं बाहर मिलती, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है जो सियार भाई को मेरी खबर देता है। पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मैं कब कहाँ क्या करने वाला हूँ। इसने आलम को देखते हुए कहा तो आलम ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला था, इसे छोड़ो, जाओ तानी को बुलाकर लाओ, साथ लंच करते हैं। वो हुक्म दे रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन तानी तो जा चुकी है, इसकी किसी दोस्त की बर्थडे है, इसकी पार्टी है। रोहा ने जल्दी से बताया। वो जल्दी जल्दी यहाँ से आलम के साथ निकलना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बात ज़ाया तक जाए। लेकिन मैं तो स्पेशल वक्त निकाल कर दानी से मिलने के लिए आया हूँ। मुझे इससे मिलना है रोहान, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। आलम ने सीरियस अंदाज में कहा था। अदा ठीक है ना, मैं परसों आपको इसे मिलवाऊंगा। परसों मैं और वो डेट पर जाने वाले हैं, हम साथ में डिनर करेंगे, इसी बहाने आप इसे मिल लीजिएगा। रोहान ने सोचते हुए कहा। वो झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच था कि दानी आज अपने दोस्त की बर्थडे पर जाने के लिए यूनिवर्सिटी से निकल चुकी थी। ठीक है, मैं परसों इससे मिलूंगा, इस बार कोई बहाना नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता देना कि मुझे इससे मिलना है हर हाल में। आलम को रोहान शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए इसकी बात मानते हुए कहा था। रोहान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, इसके साथ यूनिवर्सिटी से निकल गया था। वैसे तो वो रोज हॉस्टल वापस उमर के साथ ही जाता था, लेकिन आज किसी वजह से उमर यूनिवर्सिटी नहीं आया था और एक लिहाज से इसके लिए अच्छा ही था, क्योंकि दानी उमर को पसंद नहीं करती थी और ना ही वो इसे मिलने देती थी। वो दोनों अभी लंच के लिए होटल में बैठे ही थे कि रोहान का फोन बजने लगा। जियार का फोन आते देखा इसके माथे पर पसीना आया था। इसने हर तरफ देखा, कहीं कोई था तो नहीं। जियार को खबर किसने दी? अस्सलाम वालेकुम अदा, कैसे हैं आप? इसने संभल कर आलम के इशारे पर फोन उठाया था। वालेकुम अस्सलाम रोहान, मैं ठीक हूँ, तुम इस वक्त यहीं यूनी की दूसरी तरफ जल्दी से करीबी अस्पताल आ जाओ। चाचू को किसने गोली मारी है? बस कोई बस इतनी सी बात बताकर फोन बंद कर चुका था। अदा बाबा जान को गोली लगी है, मुझे भी जाना होगा। वो बेचैनी से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन आलम को इसका ये अंदाज गवारा था। वो इसे इन लोगों से दूर करना चाहता था, खास करके सफदर शाह से। इसका सफदर शाह के लिए तड़पना इसे हरगिज पसंद नहीं आया था। इससे औलाद के लिए इसका अपना चाचा वासफ 17 साल से पर तड़प रहा था। परेशान मत हो रोहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आलम समझाते हुए बोला, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। आंखों से नमी पहने को तैयार थी। आलम को मजबूर होकर उठना ही पड़ा। थोड़ी ही देर में वैसे अस्पताल के बाहर उतारता खुद अपने ऑफिस की जानिब जा चुका था। अगर वो चाहता तो अपने किसी भी बंदे से दानी के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता था, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाला कभी भी इस इंसान के अंदर का हाल नहीं जान सकता था, जबकि आलम किसी की आंखों में देखकर जान सकता था कि वो किस फितरत का मालिक है। इसीलिए वो इसकी इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय खुद इससे मिलना चाहता था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो इससे मुलाकात नहीं कर पाता था। शायद परसों मुलाकात हो जाए, एक उम्मीद के सहारे आलम ने रोहान की जिंदगी बांध रखी थी। मेरे बच्चों में बिल्कुल ठीक हूँ, बस गोली छू कर गुजरी है। इन लोगों का इरादा सिर्फ मुझे डराने का था। स्नेहा को रोते देखकर वो अपने सीने से लगाए समझा रहे थे, जबकि रोहान बिल्कुल पास बैठा आंखों में आंसू लिए देख रहा था। कौन कह सकता था बच का सतेला बाप था। बाबा जान अब आप काम नहीं करेंगे, अब घर पर रहेंगे, कोई जरूरत नहीं किसी से दुश्मनी करने की। स्नेहा सुरखा आंखें उठाई देखते हुए सख्ती से हुक्म दे रही थी। इसके अलावा लहजे पर वो मुस्कुराए। वैसे वो चुपचाप शर्माई शर्माई रहती थी, मगर गुस्से में पूरी पाकिज़ा पार्ट 2 थी। जो मेरी जान का हुक्म, लेकिन मैं कोई दुश्मनी नहीं मोड़ रहा बेटा। ये दुश्मनियां तो 28 साल से मेरे साथ चल रही हैं। जो शख्स ईमानदारी से अपना काम करता है दुनिया इसकी दुश्मन बन जाती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपके बाबा बहुत बहादुर हैं। ऐसे छोटे मोटे वाकयात आपके बाबा को इनके मकसद से हटा नहीं सकते। और रोहान बेटा मर्द बनो, बच्चों की तरह रोने वाली उम्र गुजर चुकी है। रोहान की आंखों में आंसू देखकर वैसे अपने सीने से लगाते हुए बोले थे, अगर आपको कुछ होता था तो हमारा क्या होता बाबा? इसकी आंखों में कब से बेताब आंसू निकलकर गाल पर आ गए थे, जबकि जियार और शेर चाचू को इन दोनों की साथ मसरूफ देकर बाहर निकल गए थे। वो थोड़ी ही देर में चाचू को डिस्चार्ज करने वाले थे। इन्हें जब यह खबर मिली कि किसने चाचू को गोली मारी है, तो शेर भी घर पर ही मौजूद था। सिकंदर शाह के बार बार पूछने पर शेर कोई नहीं
सिकंदर शाह के बार बार पूछने पर शेर को इन्हें बताना पड़ा था कि सफदर चाचा को गोली लगी है और ये बात सीढ़ियों से उतरती नहाने से सिकंदर शाह की बार बार पूछने पर शेर को सिकंदर शाह की बार बार पूछने पर शेर को इन्हें बताना पड़ा था कि सफदर चाचा को गोली लगी है और ये बात सीढ़ियों से उतरती स्नेहा ने भी सुन ली थी, जिसके बाद वो जिद करके इनके साथ चली आई थी। सारे रास्ते में वो रोती हुई आई थी। वो तो अल्लाह का करम था कि चाचा को बिल्कुल ठीक थे, गोली बस बाजू को जरा सा छूकर गुजर गई थी। ये एक नया केस था जिसमें सियासत की किसी जानी मानी शख्सियत के बेटे ने सड़क पर किसी का एक्सीडेंट करके इसे जान से मार डाला था। सफदर शाह बहुत चालाकी से इस केस को जीत रहे थे और रोज पर रोज तारीखों से भी तंग थे। आज वो इस केस का फैसला सुनने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में ही इन पर हमला कर दिया गया। नतीजा इस वक्त वो अस्पताल में थे, लेकिन इनके हौसले बुलंद। इनका कहना था कि वो शख्स को सजा दिलवा कर रहेंगे। सड़क पर चलने वाले इंसान को कोई कीड़े मकोड़े नहीं कि कोई आकर कुचल डाले। सियार को अपने चाचू की सोच पर फख्र था और वो हर कदम पर इनके साथ था। शेर ने घर पर यह फोन करके सबको इनकी हैरियत बताई थी और कहा था कि रात तक वो लोग वापस आ जाएंगे। सियार अस्पताल के मैनेजमेंट से डिस्चार्ज के पेपर ले रहा था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। स्नेहा और लाली के पेपर शुरू हो चुके थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ जो बरेरा ने पासेब को आने से मना कर दिया था। इसके 10 दिन के काम पर बरेरा ने से पूरे महीने की तनख्वाह दी थी, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि सिर्फ 10 दिनों में ही हादिस के बेहद करीब हो चुका था और अब वो जिद्दी था कि पासेब को लाओ। लाली और स्नेहा के पास तो इसके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। पर पेपर देने के बाद वो सारी क्लास की लड़कियां मिलकर अगले पेपर की तैयारी करते शाम 5 बजे तक घर वापस आती थी और आते ही थकावट से इतना बुरा हाल होता कि इन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। ऐसे में हादी को टाइम देना इनके लिए बेहद मुश्किल था और ऊपर से हादी की एक ही जिद थी कि इसे पासेब चाहिए। बरेरा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ये नहीं था कि पासेब इसे बुरी लगती थी या वो इसे नफरत करती थी। जिया ने इसे नौकरी से निकालने के लिए कह दिया था तो इसने निकाल दिया और अब जिया ने इसे नया हुक्म देने वाला था। थोड़ी ही देर में मुलाजमा ने आकर बताया कि जिया इसे कमरे में बुला रहा है। वो फौरन कमरे में आई थी। जिया इसके इंतजार में बैठा इसे बैठने का इशारा करते ही वो अपनी बात शुरू कर चुका था। कल तुम मेरे साथ तमाम घर वालों के सामने ये बात कहोगी कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और तुम्हें इस बात को कोई एतराज नहीं है। तुम्हारी इसमें मुकम्मल रजामंदी शामिल है। मतलब कि वो बंदूक इसके कंधे पर लाकर चला रहा था। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सारे घर वाले क्या सोचेंगे? वो उल्टा मुझे ही समझाने लगेंगे कि मैं गलत कर रही हूँ और सब जानते हैं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर है कि आप खुद ही ये सब बंद करो। अपनी बकवास, ज़्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम इन लोगों की सोच को आसानी से बदल सकती हो। कोई क्या सोचता है तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जो सोचती हो वो दूसरे के जहन में डालने की काबिलियत रखती हो। जाओ और सबको कह दो कि तुम अपनी मर्जी से मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हो। अब बता, जो सबके सामने मजलूम बनने की कोशिश की कि तुमने मुझे मेरे घर वालों के सामने जालिम दिखाकर इन्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, तो याद रखना बरेरा बेगम मुझसे बड़ा और कोई भी नहीं होगा। अगर चाहती हो जो बातें छुपी हुई हैं किसी के सामने ना आए, जो मैं कहता हूँ वो करती जाओ, वरना तुम जानती हो कि हकीकत खुलने के बाद क्या क्या होगा। मुझे कोई सख्त फैसला करने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हारी हकीकत खुलकर अभी पासेब से शादी कर सकता हूँ। वो इसे धमका रहा था। बरेरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आप मेरी एक गलती की कितनी सजाएं देंगी मुझे? वो अपने गाल रगड़ते हुए बोली। गलती नहीं की थी। गलती नादानी में होती है बरेरा बेगम। जो तुमने किया वो गलती नहीं थी और ना ही तुम नादान हो। लेकिन तुम्हें लगता है ना कि तुमने गलती की, तो खुद से पूछो। इसका हाथ हमें से एक झटके से खड़ा करता शीशे के सामने धक्का दे चुका था। पूछो खुद से जो तुमने किया वो एक गलती थी या ये तुम्हें बताएगा जो तुमने किया वो गलती नहीं बल्कि गुनाह से भी बड़ा गुनाह था। तुम्हारे गुनाहों के सामने तो सारे गुनाह तौबा कभी कर लेंगे और तुम कहती हो कि तुमने गलती कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर तुम शर्मिंदा हो, तुम पछता रही हो, तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो तुम्हें मर जाना चाहिए। कोई भी इंसान अपने सीने पर इतना बड़ा बोझ लेकर जिंदा नहीं रह सकता। वो इसे घूरते हुए इंतहाई नफरत से बोला था। जिस दिन तुम्हें तुम्हारी गलती गुनाह लगने लगेगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया है, इस दिन तुम जिंदा नहीं रह पाओगी बरेरा। है तुम्हें आज शाम ही सबके सामने इस बात का ऐलान करना होगा। वो खुद को रिलैक्स करता बाहर निकल चुका था, जबकि बरेरा अपना आंख आईने में देखकर नजरें झुका गई थी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ लाली, इस बार अगर तुमने गलत किया ना तो ये स्टिक मैं तुम पर तोड़ूंगा। वो अपने हाथ में पकड़ी स्टिक की तरफ इशारा करते हुए बोला तो लाली जो पहले इसके डांटने पर आंसू साथ करके थी लाल हो चुकी थी, फौरन डरकर अपनी किताब पर झुक गई। कल इनका आखिरी पेपर था। लाली तो बहुत ज्यादा खुश थी, इसकी जान छूटने वाली है, लेकिन इस मुच्छर ने कहा सुकून से इसका सांस लेने देना था। ये कैसे हो सकता था इस मशहूर के हाथों वो बच जाए? जियार को भी आज ही जरूरी काम पर निकलना था। स्नेहा तो शेर के गुस्से से शुरू से ही खौफ खाती थी और इसे अच्छे बच्चों की तरह पढ़ती इसे सब काम ठीक करके दे रही थी। अपनी मासूम सहेली पर तरस भी आ रहा था जो इस हिटलर के हाथ चढ़ गई थी। ये क्या है लाली? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये क्या है? ये सवाल अभी मैंने तुम्हें 8 बार समझाया है और तुम इसे फिर से गलत कर रही हो। कोई इतना कुंजन कैसे हो सकता है? अगर यही हार रहा तो तुम पास कैसे होगी? क्या बाकी पेपर भी तुमने इसी तरह से दिए हैं? वो हैरानगी से देख रहा था। वो जानता था कि वो नालायक है, लेकिन हालात इतने खराब हैं इसके बहमा गुमान भी नहीं था। बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पढ़ना। आपके पास जा रही हूँ मैं यहाँ से। वो अपना सुरख चेहरा हथेलियों से रगड़ती उठ खड़ी हुई। आंसू लड़कर गालों पे आ गए थे जिन्हें वो बेदर्दी से साफ कर रही थी। पैर जो आराम से, मुलाजिम नहीं लगा हुआ हूँ तुम्हारे भाई का।
वो मुझे यहाँ बिठा कर गया है अपनी जगह, ये सारे ड्रामे तो अपने भाई के सामने करना, बैठ जाओ और ये रोना धोना बंद करो। एक तो आता जाता कुछ भी नहीं और ऊपर से बैठकर रोना धोना शुरू कर देती है, और ये रूठ कर जाने वाले ड्रामे अपने भाई के सामने करना, मेरे सामने नहीं। अगर तुम इस बार पेपर में फेल हुई ना तो किसी का लिहाज नहीं करूंगा। मैं अपनी नींद बर्बाद करके यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें पढ़ाने का शौक नहीं है मुझे। स्नेहा बेटा तुम्हारा हो गया, तुम जाकर सो जाओ, सुबह पेपर देने जाना है। वो स्नेहा को उठने का कहने लगा, जबकि लाली को अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। वो सर से इसे बैठने का इशारा कर रहा था। इसकी सुरख नींद से बड़ी आंखों से डरकर वो फौरन दोबारा बैठ गई, जबकि स्नेहा को अपने कमरे में जाना था क्योंकि शेर से जाने का कह चुका था। अब वो अपनी सहेली की कोई मदद नहीं कर सकती थी। इधर देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर इस बार गलत हुआ तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। नजर ऊपर करो, बाद में रोना धोना। वो सर झुकाए आंसू बहा रही थी जब शेर ने शेर की दहाड़ से कहा था। वो उसके करीब खड़ी होकर सवाल समझाने की कोशिश करने लगी। एक तो नींद से बुरा हाल था, दूसरे से डर भी लग रहा था, रोना भी आ रहा था। ऐसे में हक ही इसे कुछ पल्ले बनना था। लेकिन ये बात तो उसने तय कर ली थी कि अब आगे पढ़ाई ही छोड़ देगी। पता नहीं कब ये शेर टीचर बनकर मथे लग जाए। करो आप, तुम हल करके दिखाओ। वो इसे बैठने का कहता दोबारा से सवाल के सामने रख चुका था, जिसको वो एक बार फिर से अपने ही तरीके से हल करने लगी। ये ज़ियार नहीं था जिसे वो बातों में बहला फुसलाकर वक्त गुजार लेती। ये तो फजूल बात भी नहीं करने देता था। कलम रुकना नहीं चाहिए। वो कब से इसे कॉपी पर झुके सवाल को घूरते देकर बोला तो लाली बौखलाकर फौरन पेन चलाने लगी। लिखना क्या था क्या नहीं इसकी बिल्कुल भी जहन में नहीं था। इसके उल्टे सीधे अल्फाज पर शेर ने अगले ही लम्हे कापी इसके हाथ से छीन ली थी। क्या जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा आ सकता है जब मैं ये सोचूं कि तुम्हें अकल आ गई है? फजूल लड़की, ये क्या हरकत है? अब तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं गुस्सा दिल करता है रख कर दो लगाऊं। सर में दर्द हो गया है, लेकिन इसके साथ गुस्सा कुछ नहीं। वो उठाकर कापी सोफे पर फेंक चुका था। जाओ जाकर चाय बनाकर लाओ। वो ऑर्डर देता अपना सर दबाने लगा। लाली सुसु करती अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे घूरने लगी। इसका चेहरा छोटी सी नाक रोने की वजह से बेतहाशा सुर्ख हो चुकी थी। बहरी हो, आवाज नहीं आ रही, जाओ जाकर चाय लाओ। इस बार वो गुस्से से दहाड़ा तो लाली 120 की स्पीड से नीचे भाग गई थी। बेवकूफ लड़की, कल ये पेपर देकर आएगी और न जाने जो दिए हैं इसमें से कौन से कारनामे से अंजाम देकर आई है। या अल्लाह इस लड़की के साथ मेरा फ्यूचर पर रहम फरमाना। वो दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए बोला और इसकी काफी उठाकर कोई आसान तरीका निकालने लगा इसके दिमाग में बात घुसाने का, जिसमें वो काफी हद तक कामयाबी हो गया था। हो सकता है इस तरीके से ये सवाल से समझ आ जाए। इसे पढ़ाते हुए इससे ज्यादा मेहनत इसे खुद करनी पड़ रही थी। इतना परेशान था वो अपने पेपर के दौरान भी नहीं हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि एफएससी तक पहुंची कैसी थी। थोड़ी ही देर में वो सुसु करती चाय का कप टेबल पर पटक चुकी थी। इसकी सुरख आंखें और नाक से सूसू करते देख शेर के दिल में हलचल सी पैदा हुई। हरी खैर हलचल तो तब से हो रही थी जब से वो इसे पढ़ा रहा था। इसके आंसू ने इसे चाह सा बेकरार कर दिया था। अगर वो इस वक्त इसके दस्तर में होती तो अपने लबों से इसके आंसू चुनकर उसे अपने सीने से लगाकर पुरसुकून करता, लेकिन फिलहाल वो इसके आंसू साफ करने का कोई हक नहीं रखता था। इसके चेहरे को देखते ही वो सच्चों की गहरी खाई में उतर गया था। जब अचानक इसका फोन बजा, एक झटके के साथ वो सीधा हुआ था। लाहौल वाला खुद, ये मैं क्या सोच रहा था। वो अपने आप पर लाहौल पड़ता फोन देखने लगा। शेर ने टेबल पर एक चॉकलेट फेंकी जो इसके चाय के कप के बिल्कुल साथ गिरी थी। जल्दी से खाओ इसे, तब तक मैं फोन सुन के आता हूँ, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। वो उठकर बाहर निकलने लगा जब इसे नाराजगी से पूरा बात सुनाई दी थी। मुझे नहीं चाहिए। वो सुसु करते अपने किताब बच गई। शेर बिना कुछ बोले टेबल के पास आया, चॉकलेट जेब में डाली, साथ ही अपनी चाय का कप उठाया और बाहर निकल गया था। इसकी इस हरकत पर लाली को मजीद रोना आने लगा। ये कौन सा तरीका था मनाने का। वो रोती हुई दोबारा किताब पर झुक गई। अब इसे एक और काम भी था कि इसके नखरे नहीं चलेंगे और वो चॉकलेट जा चुकी थी। काश नखरे दिखाने के बजाय चॉकलेट उठा लेती, दांत का गम ही कम हो जाता। लेकिन अब क्या था जब चिड़ियां चुग गई खेत। वो उदासी से दोबारा अपनी किताब पर झुककर सवाल हल करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में वापस आता वो सोफे के सामने रखी गहरी नींद सुबह उतर चुकी थी। गहरी नींद में उतर चुकी थी। इसने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इतना सख्त झटका दिया था कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठी है। पढ़ाई के लिए एक झटका काफी है या एक और दो? और किसकी इजाजत से सो रही हो? जब तक ये सवाल हल नहीं होता तुम नहीं सो सकती। बस एक बार फिर से सवाल की तरफ मतवज्जो कर गया था। वो चाय पी चुका था। लाली बिना कुछ बोले सवाल हल करने लगी, लेकिन अफसोस ही अफसोस था। काश वो चॉकलेट ले लेती। इस बार इसने दिल लगाकर सवाल हल करने के लिए इसे दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता सवाल चेक करता काफी खुश हो रहा था, लेकिन आधा सवाल सही और बाकी गलत था। लेकिन ये भी गनीमत था कि कम से कम इसे कुछ तो समझ आया था। बहुत अच्छी कोशिश है। इसने थोड़ी उम्मीद से कहा तो लाली खुश होगी जैसे इसने सारा सवाल ठीक कर दिया हो। बस हो गया, जान छूट गई। अब मैं जा रही हूँ सोने। खबरदार जो मुझे रोका और खबरदार जो मुझे डांटा और खबरदार जो मुझे कभी पढ़ने आए। मुझे नहीं पढ़ना आपके पास। मेरे अपने अदा साईं बेस्ट हैं। अल्लाह पूछेगा मासूमों के साथ जुल्म करने पर अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। इसका रोज़े क़यामत अलग से हिसाब होगा। वो मुंह बनाती उठने लगी जब शेर ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर कर इसे दोबारा बैठने के लिए कहा था। काश अल्लाह इस बात का भी हिसाब लेके आशिक पर सुरख निगाहों से वार क्यों किए गए। वो ज़रे लब बराता बुक इसके सामने फिर से खोल चुका था। मैंने कहा कोशिश अच्छी है, ये नहीं कहा कि ठीक किया है। दोबारा करो। वो इसे घूरते हुए बोला। लाली की शक्ल रोने जैसी हो गई। क्या गुनाहों की सजा इसी को कहते हैं, इसने सोचा था। लेकिन वो तो मासूम थी। इसने भला कौन से गुनाह किए थे जिसकी सजा से इस शख्स की सूरत में मिल रही थी।
ज़ारिया दादा, मैं आपसे पक्की वाली नाराज़ हूँ। वो दिल ही दिल में ज़ारिया से मुखातब एक बार फिर से सवाल हल करने लगी। रात के 3 बज चुके थे। फाइनली लाली का सवाल हल हो गया। शेर को थोड़ा सुकून मिला था। अब बिना शाबाशी दिए वो उठ खड़ा हुआ और इसके 7 घंटे पर बात करने के बाद अगर वो कुछ समझ ही गई थी तो शाबाशी की हकदार हरगिज़ नहीं थी। लेकिन लाली को इसका अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो खामोशी से किताबें बंद करने का कहता उठकर बाहर निकल गया, जबकि लाली मुँह बनाती बेड पर देर होती नींद की वादियों में गुम होने ही वाली थी कि इसके हाथ से कोई चीज़ टकराई। इसने फ़ौरन उठकर देखा, ये वही चॉकलेट थी जो वो लेने से इनकार कर चुकी थी। इसकी आंखें चमक उठी थी। इसने जल्दी से चॉकलेट खोली। 3 ही बाइट के अंदर इसे हज़म करती बेड पर लेट गई। अब इसे पुरसुकून नींद आनी थी, वरना शायद ख्वाब में भी ये चॉकलेट आकर इसे सवाल करती कि तुमने मुझे लेने से इनकार क्यों किया था, और फिर लाली के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अब शायद वो इसे ख्वाबों में इस चॉकलेट के साथ कपल डांस कर रही होगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद शेर दोबारा कमरे में आया। वो अपना फ़ोन भूल गया था। इसने एक नज़र बेड पर बेतरतीब पड़ी लाली को देखा, जिसके लबों पर चॉकलेट लगी हुई थी। वो बेख्तियार मुस्कुराकर अपना फ़ोन उठाने लगा। खुद को बहुत रोकने के बावजूद वो इसके करीब आने से खुद को रोक नहीं सका था। इसने आहिस्ता से अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके होंठ साफ किए। मेरी लाली, मेरी छल्ली। मोहब्बत पाश नज़रों से देखता लाइट ऑफ करता कमरे से बाहर निकल गया था। मैं बहुत जल्दी ये फासला मिटाऊंगा। लाली, तुम्हारे बगैर गुजारा करना वाकई ही मुश्किल होता जा रहा है। वो खुद से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। आखिरी पेपर देकर वो सुकून सी ड्राइवर के साथ घर वापस आ रही थी। सारी टेंशन खत्म हो गई थी। लाली ने पहली बार अपने बलबूते पर सारा पेपर दिया था, जिस पर स्नेहा ने इसे दिल खोलकर दाद दी थी। आज शाम को वो इसके साथ बाग चलने के लिए भी तैयार हो गई थी। पिछले कुछ दिन से वो बहुत ज्यादा जिद कर रही थी कि इसे बाग में जाना है, लेकिन स्नेहा पेपर की टेंशन की वजह से कहीं नहीं जा रही थी। लेकिन आज पेपर खत्म होते ही इसने खुद लाली को कहा था कि शाम को बाग में चलेंगे, जिस पर लाली खुल चुकी थी। वो अपनी बातों में मगन, जब अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और तेजी से गाड़ी से निकलकर सामने वाली गाड़ी वाले को कुछ कहने लगा। रास्ते से हटाएं गाड़ी छोटे सरकार, ये कौन सा तरीका है ड्राइवर? तबे से लहजे में कहने लगा था। ये तो राब हैदर शाह का तरीका है, जिस रास्ते से हम आते हैं वो हमारा हो जाता है। गाड़ी हटाओ, वरना इस रिवॉल्वर की 6 गोलियां तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा। अब अपने हाथ में पकड़े रिवॉल्वर से इसे डराते हुए बोला, ना जाने क्यों शाह हवेली के मुलाजमीन को डरता देख इसे खुद बहुत ज्यादा खुशी होती थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, हम गाड़ी हटा रहे हैं, लेकिन ये ना करें छोटे सरकार, गाड़ी में बीबियां बैठी हैं, खौफजदा हो जाएंगी। हम नहीं चाहते बच्चियां डर जाएं। वो बहुत आजिज़ी से बोला तो तुराब ने एक नजर गाड़ी में मौजूद 2 काली चादर ऊपर डाली थी। एक चेहरे को तो करोड़ों में भी पहचान सकता था। इसने एक नजर घूर कर अपने खबरी को देखा। वो तो बस थोड़ी देर इंटरटेन होने के लिए शाह हवेली के मुलाजिम को डरा रहा था। अगर इसे अंदाजा होता कि गाड़ी में इसकी जान से अजीज हस्ती मौजूद है तो वह ऐसी हरकत कभी न करता। निकलो यहाँ से। वो रिवॉल्वर वाले हाथ से इशारा करते इसे जाने का कह रहा था, जबकि स्नेहा खौफजदा से अपनी चिड़िया जैसे दिल पर हाथ रखे रिवॉल्वर वाले हाथ को देख रही थी। जबकि लाली भी अच्छी खासी खौफजदा हो चुकी थी। इसका सारा टेंशन हवेली के हदूद तक ही था। बाहर क्या होता था, क्यों होता था, इसके लिए कोई लेना देना ना था। क्या हुआ चाचा, सब खैरियत तो है ना? ड्राइवर को वापस गाड़ी में बैठे देख लाली ने फिक्रमंदी से पूछा तो चाचा मुस्कुरा दिए। हाँ बीबी, छोटे सरकार हमसे कोई बात कर रहे थे, इसलिए रास्ते में हमारा इंतजार कर रहे थे। कोई डरने वाली बात नहीं है, वो बहाना करते हुए कहने लगा। वो हरगिज़ ये बात सहरिया या शेर के कानून तक नहीं जाने दे सकते थे। अगर ऐसा होता तो फिर न जाने क्या होता। पेपर खत्म होने के बाद अब वो पुरसुकून हो चुकी थी। आज बाग जाने का इरादा था, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया और कहा कि कल हादी को भी लेकर जाना। हादी भी इनके साथ आना चाहता था, लेकिन इसे बाहर था, और अगर वो हादी के सामने चली जाती तो इसका दिल टूट जाता। अपने पेपर से फारिग होकर वो अपना सारा वक्त इस गुड्डे के साथ ही गुजारने वाली थी। सबने यही कहा था कि पासिब को अचानक नौकरी से निकाल देने की वजह से हादी का ये हाल हुआ है। 10 दिन ही सही, लेकिन वो हादी के बेहद करीब हो चुकी थी। वो हादी के लिए इतनी अजीज हो चुकी थी कि जब तक वो इसे रोज न मिलता इसे सुकून ना आता था। पहले हादी ने जिद करके रखी कि इसे पासिब चाहिए, और हर चीज से जब इसे नाउम्मीदी नजर आई तो अपने आप को बीमार कर लिया। ज़रियार अपने बेटे की बीमारी का सुनकर कमरे में आया तो इसे बेड पर लेटा देकर इसके पास ही लेट गया था। क्या बात है, मेरा बच्चा इतना बीमार क्यों हो गया है? वो इसे अपने सीने से लगाते हुए बोला तो हादी ने एक नजर से देखकर कहने लगा, कोई भी हादी से प्यार नहीं करता, कोई इसके साथ नहीं खेलता। हादी की बहन भाई भी नहीं है जिनके साथ वो खेले, अपने टॉयज शेयर करे, जिसके साथ हादी बातें करे। वो सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। हादी को कोई प्यार नहीं करता। वो इसके सीने पर सर रखे ऐसा ऐसा बोल रहा था, जो कि वो इसकी मासूमाना बातें सुनता इसके सर पर हाथ फेर रहा था। आपको पता है, पासिब हादी को प्यार करती थी, इसके साथ खेलती थी, बातें करती थी, फिर गंदी मामा ने इसको भी बेच दिया। हादी की कोई दोस्त नहीं है, हादी को पासिब चाहिए। वो हादी की दोस्त है, वो हादी से प्यार करती है, हादी के साथ खेलती है, इससे बातें करती है। वो एक ही सांस में बोलता चला गया। सिर्फ हादी को नहीं बल्कि हादी के बाबा को भी पासिब चाहिए। इसने मुस्कुराते हुए हादी का माथा चूमा और फिर उठकर खड़ा हो गया। बाबा जानिए, आप कहाँ जा रहे हैं? उसका हाथ थमते हुए बोला तो ज़हरा ने चुका इसके दोनों हाथ चूमे। हादी के बाबा हादी की दोस्त को हमेशा के लिए लेने के लिए जा रहे हैं। कुछ ही दिन में हादी की दोस्त हमेशा के लिए हादी के पास आ जाएगी। सच्ची बाबा? इसकी बात पर वो अचानक बेड से उठकर खड़ा हो गया। मुच्ची बाबा की जान वैसे अपने सीने से लगातार मेडिसिन देकर बाहर आ गया था। हाल में सब लोग बातों में मसरूफ थे। बरेरा ने अचानक ही बेसख्ता नजर इसकी जानब देखा, जो काफी देर से देख रहा था। इसका अगला इशारा समझते ही बरेरा घबराकर सब गाल वालों को देखने लगी और फिर बहुत हिम्मत करके सबको मुखातब किया। सिकंदर शाह, सफदर शाह और
शातिनू भाई की इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। जी बेटा जी कहें, क्या कहना चाहती हैं? सिकंदर शाह ने अपनी लाडली बहू को देखते हुए कहा, जो काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। इसकी घबराहट पर सब लोग इसे देखने लगे थे, जबकि ज़रियार आहिस्ता आहिस्ता चलता पर सुकून सा सोफे सामने लगे सोफे पर बैठकर टेबल से चाय का कप उठाकर ये सारा मंजर एंजॉय करने लगा था। देखिए आप लोग मेरे फैसले को गलत मत समझिएगा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। वो तमल बातें हुए बोली थी, बात वो सब से कर रही थी, लेकिन देख सिर्फ और सिर्फ सिकंदर शाह को ही रही थी, जिन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए इसकी हौसला अफजाई की थी। आज से 7 साल पहले मेरी और ज़रियार की शादी जिन हालात में हुई थी, किसी से भी छुपी हुई नहीं है। ज़रियार हर तरीके से मेरे साथ निभा करने की कोशिश की, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि ज़रियार मेरे साथ खुश नहीं है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, उनके प्यार पर पूरी नहीं उतरती। ज़रियार किसी से कुछ नहीं कहते, बस खामोशी से जिंदगी जी रहे हैं, एक नापसंदीदा जिंदगी। लेकिन कब तक? मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, इन्हें इस तरह से घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। वह कहते हुए अपने ही अल्फाज पर फूट फूट कर रोने लगी थी। तुम्हारी इन सब बातों का क्या मतलब है बरेरा? बेटा साफ बात करो। इसके रोने पर सिकंदर शाह बेचैनी से पूछने लगे, ताई आप प्लीज मेरी बात माने, मुझे इनकार मत कीजिएगा, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ। आप ज़ियार की दूसरी शादी करा दें, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं खुद ऐसा चाहती हूँ। ज़ियार भी दूसरी औलाद की ख्वाहिशमंद है और मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मैंने बहुत गलतियां की हैं तायाबो, लेकिन ज़ियार ने फिर भी मुझे मेरी हर हामी के साथ कबूल किया है, यहाँ तक कि वो मेरी वजह से अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़े बैठे हैं। निकाह की शराइत में ये शर्त थी कि जब चाहे दूसरा निकाह कर सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं इनको इनकी मोहब्बत से महरूम नहीं कर सकती, इनको दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ और आप लोग इतराज नहीं करेंगे प्लीज। वो रोते हुए सिकंदर शाह के कदमों में बैठी उनकी मिन्नतें कर रही थी। ज़रियार ने आई ब्रोच खाकर इसे दाद दी थी, तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया बरेरा? खुद पर सौतन लाने की बातें कर रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रियार खुद कहता हमसे कि वो किसी से मोहब्बत करता है, बस शादी का ख्वाहिशमंद है और ऐसे ही रहने दो, वो शादी से खुश है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सिकंदर शाह इसे अपने कदमों से उठाते हुए बोले तो इसने नफी में सर हिलाया। वो खुश नहीं है, ये मैं जानती हूँ, और इनकी खुशी के लिए अब से झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। वो अपना दुपट्टा भी फैलाने लगी। सिकंदर शाह ने लम्हे में इसे अपने सीने से लगा लिया था। ना मेरी बच्ची, ना तेरा ताया इतना कम सर्फ नहीं, तू जो चाहती है वही होगा, लेकिन यूं झोली फैलाकर शर्मिंदा न कर। क्या तुम्हारे शोहर के बीच में रजामंदी शामिल है? वो ज़ियार को देखते हुए कहने लगे, जो इन सब चीज़ों से कर पूरी तरह अपनी चाय की कप की तरफ मतवज्जो था। 7 साल पहले एक थप्पड़ की सूरत उन्होंने ज़ियार से अपने हर रिश्ते को खत्म किया था, और फिर ज़रियार ने भी जैसे इनसे हाथ तलक खत्म कर दिया। 7 साल से वो बाप बेटा एक दूसरे से मतवज्जो नहीं होते थे। अपनी मोहब्बत से भला कौन इनकार करता है? वो आंसू साफ करते हुए बोली तो सिकंदर शाह हाँ में सर हिलाकर ज़ियार के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। वो उठ खड़ा हुआ, ठीक है बरेरा, कल तैयार रहना, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। हाँ, तुम अपनी मर्जी से मेरी शादी करा रही हो, मेरी शादी तक बाद में सब कुछ तुम्हारी दूसरी बीवी संभालेगी। वो एक मुस्कुराहट हाल में मौजूद सब अफराद पर उछालता सरशार सा बाहर निकल गया, जबकि बरेरा सिकंदर शाह के सीने से लगी फुट फुट कर रोती रही। घर में कुछ तो हुआ था, सब लोग परेशान थे, कोई गड़बड़ तो थी। लाली सुबह उठकर बाहर आई तो इसके घर में खामोशी सी महसूस हुई। बरेरा भाभी की आंखें सूजी हुई थी, कुछ तो हुआ था घर में जो स्नेहा और लाली को नहीं बताया गया था। कल तक तो सब कुछ ठीक था। भाभी अब इतनी उदास की हुई नाश्ते की मेज पर बैठी नाश्ता कर रही थी। पेपर खत्म होने के बाद वो लेट ही जागती थी। मेरी जान, में कहाँ से उदास हूँ, बस रात को नींद नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें लग रहा होगा। बरेरा नरमी से इसके बाल सहलाती हुई बोली, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में भी लाली को दुख नजर आ रहा था। नहीं आप उदास है, मुझे पता है, बहुत ज्यादा रोई है, बताए मुझे क्या हुआ? परेशानी से बरेरा के बाजू थाम कर इसे साथ ही बिठा चुकी थी। मेरी जान, मुझे भला क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। बस नजर चुराते हुए बोली थी, नहीं सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो हुआ है, आप उदास है और आप बहुत ज्यादा रोई भी है, आपकी आंखें सूजी हुई है, बताए मुझे क्यों रो रही थी आप? आपको अदर ने डांटा है? वो इसे देखते हुए पूछने लगी। इसकी इतनी अच्छी भाभी उदास थी तो मतलब यही था कि गलती कहीं ना कहीं इसके भाई की थी। मुझे तुम्हारी अदा क्यों डांटेंगे? कुछ भी नहीं हुआ, तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। बताया तो सही, रात को ठीक से नींद नहीं आई, सर में दर्द था, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। सर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जाकर आपके लिए चाय बनाती और मेरे हाथ की शफा वाली चाय पीकर आप फौरन ठीक हो जाती। अब देखिए ना कितनी थकी थकी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी रात रोते हुए गुजरी है, और मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। आप यहाँ बैठे ये काम भी ये काम मैं कर देती हूँ। वो इसे जबरदस्ती बिठाकर कहने लगी। इसकी भाभी इसका कितना ख्याल रखती थी, इसे जरा सी तकलीफ नहीं होने दे रही थी। ज़ियार के साथ जुड़े हर रिश्ते को इसने पूरी ईमानदारी से निभाया था। स्नेहा और लाली अगर कभी बीमार हो जाती तो वो सारी रात जागकर इनका ख्याल रखती। वो बचपन से इनके साथ नहीं थी, बल्कि अपनी माँ के साथ पेरिस में रहती थी। हवेली तो तब आई थी जब इसकी माँ नहीं रही थी, और हवेली वालों की मोहब्बत और तवज्जो ने इसे बहुत जल्द पेरिस के आजादाना माहौल से हवेली के रंग और रूप में डाल लिया था। इसे हवेली से बहुत मोहब्बत मिली थी, और इसी हवेली से इसे इसकी मोहब्बत थी। ज़रियार शाह का साथ भी तो यहीं पर नसीब हुआ था। हवेली वाले इसे बहुत ज्यादा चाहते थे, इसलिए इसकी गैर दिमागी और उदासी को नोट कर चुके थे। हर कोई इसके पास आकर इसे दिलासा दे चुका था। बाकी साहब बेगम को यह सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था। वो इस वक्त से गुजर आई थी जब शोहर बेवफाई करता है, बिना किसी वजह के साथ छोड़ देता है। इन्हें अपना वक्त भूला नहीं था, इन्हें बिना किसी गुनाह की सजा सुनाई गई थी, और आज बरेरा के साथ भी वही हो रहा था। वो भी बिना किसी गुनाह की सजा काटने जा रही थी। राज ज़ियार का लबो लहजा ही जाहिर कर गया था कि बरेरा के इस फैसले में इसकी मर्जी शामिल है, बल्कि सिर्फ इसी की मर्जी है। लेकिन इसने बरेरा पर दबाव डालकर ये बात करवाई है। उसके बाद बरेरा का फूट फूट रोना सब घर वालों को परेशान कर गया था। सिकंदर शाह ने तो कह दिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, ज़ियार दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो अपनी पहली बीवी के हकूक अदा नहीं कर सकता तो इसे दूसरी बीवी लाने का कोई हक नहीं है। वो इसके दूसरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। कोई भी इनके बेटी का हक नहीं छीन सकता। ठीक है, वो मानते थे कि निकाह इस शर्त पर हुआ था कि ज़रियार जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है, और ये शर्त भी
तब उन्होंने खुद ही रखी थी, लेकिन इस तरह से यूं अचानक दूसरी शादी का फैसला सबको परेशान कर गया था। 7 साल तक तो ज़ियार ने जिक्र भी न किया था और सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह रहते थे। सिकंदर शाह को यकीन था कि बरेरा ने अपनी मोहब्बत से ज़ियार को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया है। इन्हें यकीन हो गया था कि अब वो दोनों खुशहाल अजवाज़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ज़ियार दूसरी शादी करने जा रहा था। सिकंदर शाह का गुस्से से बुरा हाल था, लेकिन बरेरा ने सिकंदर शाह को इसके बारे में ज़ियार से बात करने से मना कर दिया और अपनी कसम दी कि ज़ियार दूसरी शादी करेगा और कोई भी इस मामले में कुछ भी नहीं कहेगा। 7 साल से ज़ियार के साथ गुजारने के बाद भी 7 साल ज़ियार के साथ गुजारने के बाद भी ये हकीकत यही थी कि वो ज़ियार को हासिल नहीं कर पाई थी और ना ही इसके दिल में अपने लिए जगह बना पाई थी। वो अपने शौहर को अपने तरीके से रोक नहीं सकती थी, तो कसूर इसका था, ज़ियार का नहीं। शादी की पहली रात से ही ज़ियार एक खोल में कैद था और वो इस खोल को तोड़ नहीं पाई थी। अगर इसकी मोहब्बत सच्ची थी, ज़ियार को अब तक इसकी तरफ लौट आना चाहिए था। सिकंदर शाह को इसकी कसम ने बांध दिया था। इसे सब घर वालों के सामने कह दिया था कि वो ज़ियार को दूसरी शादी की इजाज़त दे चुकी है और निकाह नामे पर शर्त के मुताबिक वो इसे रोकने का कोई हक नहीं रखती और बहुत जल्द ज़ियार का रिश्ता मांगने फासिब के घर पे जाएगी। ये बात सब घर वालों को शॉक्ड कर गई थी कि ज़ियार ना सिर्फ खुद अपने रास्ते अलग कर रहा है, बल्कि इसे भी तकलीफ से दो चार कर रहा है। यहाँ सिर्फ सफिया बेगम ही थी जिन्हें पर बरेरा पर तरस नहीं आया था, बल्कि वो अपने बेटे के आगे बढ़ने पर खुश थी। ये सारी बातें स्नेहा और लाली के कानों में न पड़े और इनको बताने से भी मना कर दिया गया था। इसीलिए वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन फिर भी घर में छाई खामोशी इनके लिए भी एक सवालिया निशान बनी हुई थी। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। भाभी उदास है, घर में सब लोग ही परेशान हैं, हमें कोई कुछ बता ही नहीं रहा। कुछ तो हुआ है यार, लाली स्नेहा के सामने बैठते हुए बोली, जबकि स्नेहा भी सही सब कुछ सोच रही थी। घर में खामोशी छाई इन्हें परेशान कर रही थी, जबकि पास लेटा हादी बिल्कुल बेफिक्री से इन्हें सुन रहा था। हादी, क्या तुम्हारे सामने कोई ऐसी बात हुई है? वो अपने हब्बी से पूछने लगी। नहीं, मेरे सामने तो कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन बाबा जानी ने मुझे एक सीक्रेट बताया है। वो इसके कान में फुसफुसाते हुए बोला था, जल्दी से बताओ हमें भी सीक्रेट, हमें भी तो पता चले कि आपके बाबा जानी आपको क्या बताया है। लाली ने फौरन इसे अपनी गोद में लेते हुए कहा था, ओहो फुप्पो, सीक्रेट है इसलिए इस तरह से नहीं बताया जाता। इसकी कल्प मातम करते हुए बोला, एक तो ना तुम भी ना, तुम्हें पता है ना इसे सीक्रेट नहीं बताए जाते। स्नेहा अपने बैग से चॉकलेट निकालती हादी के सामने करते हुए बोली। हादी की आंखें चमकी थी, लेकिन फुप्पो से कुछ भी नहीं छुपाया जाता। अगले ही लम्हे वो स्नेहा की गोद में बैठकर इसके हाथ से चॉकलेट ले चुका था। तो फिर अब हादी जल्दी से बताएगा कि कौन सा सिगरेट इसे पता चला है। इसे यकीन था कि कोई फजूल सी ही बात होगी, लेकिन हादी से दोबारा दोस्ती करने के लिए वो काफी मेहनत कर रही थी। तो फिर अब हादी जल्दी से बताएगा कि कौन सा सिगरेट इसे पता चला है। इसे यकीन था कि कोई फजूल सी ही बात होगी, लेकिन हादी से दोबारा दोस्ती करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, क्योंकि वो इनसे सख्त खफा हो चुका था। हर थोड़ी देर के बाद इसे याद आ जाता कि अपने एग्जाम्स की वजह से वो इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही थी, जो इसकी नाराज़गी की वजह बन जाता। घर में क्या चल रहा था वो पता करना तो मुश्किल था, लेकिन हादी के साथ वक्त गुजार के वो दोनों इसे खुश करने में मसरूफ थी। बाबा ने हादी से प्रॉमिस किया है कि वो पासिब को हमेशा के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे, वो भी पक्का पक्का। वो रात को भी अपने घर पर नहीं जाएगी। वो खुशी से चॉकलेट खाते हुए बोला था। इन दोनों को झटका लगा था। मुबारक हो, मुशर की शादी होने जा रही है। भाभी ने हमारी बात पर अमल किया है। मैंने आइडिया दिया था मुशर की शादी का। लाली फखर से अपने फर्जी कॉलर खड़े करते हुए बोली थी, दिमाग खराब है क्या? ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे मेरा मतलब है शेरादा किसी से शादी नहीं करेंगे। वो जल्दी से बोली तो लाली आगे फाड़े से देखने लगी थी।